इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हाँ, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे खास तौर पर जो इस समय बजट की खास बात चल रही है। बजट पेश किया गया है भारत सरकार द्वारा कल, और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इस विषय पर आज हम पूरे कार्यक्रम में जानकारी आप सभी को दिलवाएंगे। बिल्कुल, और ये जो बजट है, ये बजट बहुत ज़रूरी होता है निरंकार, क्योंकि बजट से ही हम अपने आने वाले समय के लिए आपको कहाँ, कितना, कैसे, क्या खर्च करना है, कौन सी योजनाएं बनानी है, ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर चाहे आप घरेलू तौर पर बजट अपना बनाए या एक भारत सरकार बनाए सभी किसानों के लिए, सभी वर्गों के लिए। तो ख़ास तौर से जब हम किसान की बात प्रोग्राम में बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसानों के लिए या किसानी से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर, एक कृषि से लेकर के किसानों तक कौन कौन सी नई चीज़ें आने वाली हैं इस बजट में, क्या तोहफे मिले हैं हमारे किसानों को, इन सभी के बारे में आज बातचीत होगी। कोमल, जब बजट तैयार करते हैं उसमें ध्यान रखा जाता है कि हमें किस किस मद में खर्चा करना है और कहाँ कहाँ से हमारी आमदनी होगी, ये सारा बजट में प्रावधान किया जाता है। किस किस सेक्टर को कितना खर्चा किया जाना है, किस किस सेक्टर से कितनी आमदनी होनी है, ये सारा लेखा जोखा होता है। बिल्कुल, और इस बार की अगर मोटे तौर पर बात करें तो किसानों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी जो योजनाएं हैं या बहुत सारे अच्छे जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो बहुत सारे कदम सरकार ने इस बार उठाने के लिए फैसले लिए हैं। जैसे कि शुरुआत करें अगर किसान क्रेडिट कार्ड से, तो उसकी लिमिट भी अब बढ़ा दी गई है निरंकार। पहले 3 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते थे और अब 5 लाख रुपए तक का कर्ज हमारे किसान भाई ले सकते हैं। तो ये उनको बहुत राहत देने वाली बात है, क्योंकि कृषि के खर्चे जो हैं निरंतर बढ़ते ही चले जाते हैं। किसानों के पास ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं कृषि में करने के लिए, और कई बार वो जो राशि थी वो कम भी पड़ जाती थी, लेकिन अब जो उसकी लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। बहुत सारे प्रस्ताव किए गए हैं सरकार की तरफ से ताकि विभिन्न वर्गों को इसका लाभ मिल सके, और इस बारे में क्या कुछ सरकार का सोचना है, आइए जानकारी लेते हैं। जी बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं इस विषय पर हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के ये बातचीत। किसानों के कल्याण पर और खेती के विकास पर इसमें सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड किसान के लिए वरदान जैसा था। अब तक ये लिमिट थी 3 लाख, इसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया किया गया है। एक और बड़ा कदम जो खेती के लिए उठाया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहाँ कृषि उत्पादकता कम है, एक जैसे जिले नहीं है कि एक समान उत्पादन हो रहा। इस असमानता को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ऐसे 100 जिले जहाँ कृषि की उत्पादकता कम है, फसलों की कुल मिला के तीव्र, कहीं कहीं जैसे कुछ हिस्से 2-2, 3-3 फसल होती, वहाँ एक ही फसल होती है, कई महीनों तक खेत खाली पड़े रहते हैं। ऐसे जिलों में हम कम उत्पादकता के कारणों का पता करेंगे। बीज, कीटनाशक और उर्वरक जैसे बेहतर इनपुट कैसे और कितना डाले, इसके लिए गाइड किया जाएगा। पानी का कुशल प्रबंधन, फसल का विविधीकरण, प्रोसेसिंग, फिर कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की चैन, ऐसे अनेकों, और वहाँ ऋण की ऊपर, क्योंकि ऋण भी ऐसे इलाकों में किसानों को कम मिलता है, क्रेडिट कार्ड हो या बाकी माध्यम। तो ये योजना भी ऐसे जिलों में न केवल कृषि की उत्पादकता को बढ़ाएगी, बल्कि ऐसे जिलों में लगभग 1 करोड़ 70 लाख किसान होंगे। उन किसानों के लिए आय वृद्धि का बड़ा कारण बनेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, फसल के बाद नुकसान कम होंगे। कई तरह के प्रयत्न हम लोग करने वाले। बजट में अच्छी उपज देने वाले, देखिए अगर उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे पहली शर्त है अच्छे बीज, और ऐसे उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है। तो कॉटन उत्पादकता मिशन भी शुरू करने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है। हमारे कपास की न केवल उत्पादकता बढ़ाना बल्कि गुणवत्ता भी बढ़ेगा। लंबे रेशे वाला, उच्च गुणवत्ता वाला कपास हमारे यहाँ पैदा हो, और इसके लिए फाइबर प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, सस्टेनेबल नेचुरल फाइबर को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। पिछले दिनों जब बिहार में गया था और बिहार के कृषि मंत्री भी यहाँ आए थे, तब मखाना उत्पादक किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। और इसलिए अभी क्या, मखाने में हाथ से पानी के अंदर मेहनत करनी पड़ती, जो काफी कठिन होता है। तो कैसे मैकेनाइजेशन करें, बाजार तक पहुंच की कमी कैसे दूर करें, कीमतों के उतार चढ़ाव का सामना न करना पड़े, कई तरह के, और मखाने की प्रोसेसिंग,
जैसे कई काम करने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। अभी पहले तिलहन मिशन हमने बनाया था, ऑयल सीड्स के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए। अब इस बार बजट में वित्त मंत्री जी ने दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इस मिशन के अंतर्गत अच्छे बीज, फ्री में मिनी किट, अच्छे बीजों के देना, डिमॉन्स्ट्रेशन सहित अनेकों कदम उठाएंगे। नवीनतम बीजों की किस्में अपना के क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में पैकेज ऑफ प्रैक्टिस से लेके अनेकों कदम उठाना है, तो उस काम को भी हम करेंगे। और विशेष बात यह है किसान भाई बहनों के लिए कि अरहर, उड़द और मसूर जितनी पैदा करेंगे पूरी की पूरी खरीदी जाएगी। नाफेड जैसी एजेंसी के माध्यम से हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उसको खरीदने का काम करेंगे। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे बजट 2025-26 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के ये विचार। बिल्कुल। और जैसे कि कोमल आपने बात की कि बजट में बहुत सारे विषयों पर प्रावधान किए गए हैं, लेकिन जो कृषि और किसानों से संबंधित बातें हैं हम आज उस पर यहाँ कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। और इसी विषय पर कि अंतरिम बजट 2025-26 में कृषि एवं किसान, इस विषय पर एक परिचर्चा आज अपने किसान भाइयों को सुनवाते हैं। इसमें विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गिरीश कुमार झा, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि अर्थशास्त्र विभाग पूसा नई दिल्ली में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रेमचंद जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। और इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं नरेश पारासर। तो सुनते हैं विशेषज्ञ गिरीश कुमार झा और प्रेमचंद प्रधान के बीच ये परिचर्चा। बहनों भाइयों, आज हम आपके लिए एक परिचर्चा लेकर आए हैं। परिचर्चा का विषय है आम बजट 2025-26 कृषि और किसान। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर गिरीश कुमार झा, आप विभाग अध्यक्ष हैं भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान पूसा में। दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रेमचंद, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय कृषि एवं नीति अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, बजट की जब बात चलती है, हर साल बजट आता है तो उस समय बड़ी चर्चा होती है, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है। बजट जो है वास्तव में है क्या? बजट ऐसा चीज है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो मतलब अनलिमिटेड नहीं होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हमारी आमदनी है उसको हम कहाँ खर्च करें, सुनियोजित तरीके से खर्च करें, ताकि क्या होता है कि हमारा सर्वांगीण विकास हो। ऐसा है कि बिना किसी प्लानिंग के या बिना किसी नियोजन के हम उसको ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, और जो करेंगे वो जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ होगा, जहाँ जरूरत होगी वहाँ नहीं होगा। तो इसलिए हमें साल के प्रारंभ में देखते हैं कि कितनी आय है, इसको हम कहाँ खर्च करेंगे ताकि हमारा आगे विकास हो। कुल मिला के जितना पैसा है उसको सही ढंग से, जिसका ज्यादा लाभ ले सके, उसको नियोजित करना बजट है। डॉक्टर साहब, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है। उन्होंने इसमें कृषि के विकास और ग्रामीण समृद्धि को खास तरजीह दी है। वित्त मंत्री ने कृषि को भारत की विकास यात्रा का प्रथम इंजन करार देते हुए कई योजनाओं की घोषणा की है। इसमें डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूंगा कि ये जो बजट जो पेश किया गया है, किस तरह से आप देखते हैं इसको, कैसा बजट है ये? देखिए, गवर्नमेंट काफी सालों से उनका जो उद्देश्य है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल हो, उसके ऊपर मुझे दिख रहा है पूरी तरह से। और विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसके लिए एक ये रोड मैप है। रोड मैप इस तरह से है कि हमें जैसे कृषि क्षेत्र में क्या चाहिए कि काश्तकार की आमदनी बढ़े जी, और साथ ही जो न्यूट्रिशन है, आमजनों के लिए न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशियस फूड मिले, जो प्राइसेस में स्टेबिलिटी रहे और हमारा जो गवर्नेंस को इम्प्रूव हो, ताकि लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बात कहते हैं, हर जगह चक्कर ना काटना पड़े, आसानी से वो अपना काम कर सके। इस तरह के काम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ इसमें प्रोविजन रखा गया है। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, अगर मैं इस बजट को देखता हूं तो मैं ये कहता हूं ये भारत देश का बजट है। आप जैसा जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और आज के डेट में भी जो करीब करीब आधी आबादी की जो एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार होता है, वो कृषि क्षेत्र से एक ना दूसरे तरह से जुड़ा हुआ है। और इस चीज का इस बजट में काफी जिक्र है, क्योंकि देखिए कि अपने अर्थव्यवस्था का जो पहला इंजन होगा जो विकास का, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को माना गया। तो इस चीज को रियलाइज किया गया है, और साथ ही इसमें यह भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि हमारे किसान भाई, जो हमारे अन्नदाता हैं, वो इस देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। तो किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना ही बहुत बड़ी चीज है। और मैं किसान भाइयों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि सरकार ने उनकी अहमियत को जानते हुए भी इस बात को पूरी तरह से, जिसको कहता है ऑन रिकॉर्ड, लाया गया है। और
जो भारत की अर्थव्यवस्था, इसके सर्वांगीण विकास के लिए कृषि क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है। और उस इंपॉर्टेंस को बहुत बखूबी से जो आप तरह तरह के, जब हम अभी चर्चा करेंगे, बहुत सारी मिशन, करीब 9-10 मिशन तो मैं काउंट कर रहा हूँ, जो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर्स में है, और बाकी दूसरे सेक्टर्स के भी जो इससे रिलेटेड है वो भी इसमें अंकित है। तो हम यही कह सकते हैं, जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उस नारा को बहुत हद तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया गया इस बजट में। बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब आप दोनों ने बताया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, हाँ, तो ये क्या है और किसानों को किस तरह से लाभ होने वाला है इससे? देखिए, आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने 112 डिस्ट्रिक्ट लिए थे और हर एक डायरेक्शंस में अपलिफ्टमेंट करके। उसी तरह पे अब सरकार ये चाहती है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कम से कम जो 100 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिस 100 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे की प्रोडक्टिविटी लो हो, जहाँ की मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी हो और बिलो एवरेज जो है क्रेडिट, क्योंकि देखिए जब भी जो भी आजकल जो हमारा कृषि है, जो हमारा आधुनिक कृषि है, वो कमर्शियलाइज हो चुका है, उसमें पैसे की बहुत जरूरी है। तो वो सारी डिस्ट्रिक्ट जहाँ प्रोडक्टिविटी भी कम हो और उसके रिलेटेड इंडिकेटर जो कहते हैं कि क्रेडिट हो, उनको वो टेक केयर करेगी और उसको किस तरह से बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में चर्चा करेगी। तो ये जो सर्वांगीण विकास का बात मैंने पहले कहा था कि इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ऐसा जो डाइवर्ज ना हो कि ठीक है हम कृषि में अच्छा कर रहे हैं, ये हम लोगों को अब पता चल गया। कोविड के टाइम में भी ये एक ऐसा क्षेत्र है जो ऑन एन एवरेज स्टेबल ग्रोथ दे रहा है, लेकिन जो कुछ पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको भी साथ में लेके, सो दैट कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का बात कर रहा है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इस चीजों को करने के लिए बहुत सारे और कदम लिए गए हैं, बहुत सारी कदमें लिए गए हैं। इसी से रिलेटेड जो रूरल प्रोस्पेरिटी की बात कर रहे हैं हम, डिफरेंट और स्कीम की बात करेंगे जब अभी बात करेंगे। और वैसे नॉट ओनली कि 100 डिस्ट्रिक्ट, बहुत ऐसे रीजन भी है, अभी आप बात करेंगे कि बहुत ऐसे रीजन थे, जैसे कि बिहार का रीजन या बिहार में भी जो है मिथिलांचल रीजन, उस सब पे जोर डाला गया है और हम उस पर भी बात करेंगे। मिथिलांचल की बात की डॉक्टर साहब, और मिथिलांचल का जिक्र जो है बजट में जब मैं देख रहा था तो उसमें भी था। तो मिथिलांचल के किसानों के लिए इस बजट में क्या खास है? देखिए, ऐसा है कि जो ईस्टर्न इंडिया है पूरा उसके लिए ही है। ईस्टर्न इंडिया के लिए इस तरह से है क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हाई पोटेंशियल और लो प्रोडक्टिविटी वाले डिस्ट्रिक्ट हैं जहां उत्पादकता कम थी, लेकिन हमारा वहां पे बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा हम लेके आ सकते हैं। वहां पे सिंचाई के संसाधन है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, वहां पे डाइवर्सिफिकेशन की चीज है। अब डाइवर्सिफिकेशन के बाद में अगर हम साथ में उसके मार्केट प्रोसेसिंग वो नहीं करेंगे तो मुझे लगता है वो एक अधूरा रहेगा। तो इसके लिए 2-3 चीजें हैं। एक तो मखाना उस एरिया की क्रॉप है, तो इसलिए मखाना के प्रोसेसिंग के लिए एक मखाना बोर्ड बनाया है। मखाना प्रोसेसिंग है, वैल्यू एडिशन है, उसके मार्केटिंग के लिए है। क्योंकि देखो ग्लोबल लेवल पे इसको लेके जाना है तो हमें एक अच्छे से प्रोसेसिंग और उसको की बात करनी पड़ेगी। उसके साथ ही एक फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट का भी ईस्टर्न इंडिया में स्थापना होगा, जो उस रीजन को ध्यान में रखेगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात होगी और इसके साथ ही मतलब जो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट सबको साथ में लेके चलने वाली बात है। क्योंकि उस एरिया की जोत बहुत छोटी है, बाकी जब देश से कंपैरिजन करें तो उस एरिया की बहुत जोत छोटी है, तो किसानों की आमदनी बढ़े, जो फूड प्रोसेसिंग से बढ़े। साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कही है, रोजगार की बात कही है। रोजगार एक प्रमुख मुद्दा रहेगा और प्रमुख उद्देश्य रहेगा। और साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उसमें जो संसाधन है हमारे उचित तरीके से यूज हो, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो और चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो, उसके ऊपर भी इसमें फोकस है। जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा, हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। अभी भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया 50-55% कृषि पे ही निर्भर कर रहे हैं। हमारे रोजगार की बात करें तो कृषि में अनुसंधान तो हो ही रहे हैं, आगे भी और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो कृषि अनुसंधान के लिए इस बजट में क्या खास? देखिए, कृषि अनुसंधान में जो फोकस एरिया होना चाहिए, जैसे कि अभी क्लाइमेट चेंज और वो का बड़ा मतलब क्लाइमेट चेंज है बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया है और वो फार्मर के बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। तो उस केस में हमें क्या है कि रेजिलियंस एग्रीकल्चर की जरूरत है। और रेजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए हमें जरूरी है कि हम रेजिलियंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च करें, अच्छी वैरायटी लेके आए और हमें एक चीज फोकस करें। मतलब
ठीक है, मल्टीपल डेवलपमेंट होना चाहिए, मल्टी साइट डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन आज की जरूरत के हिसाब से हमारा रिसर्च होना चाहिए। तो जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है उसके ऊपर फोकस है सरकार का, और वहाँ पे रिसर्च अच्छे खासे से किया जाए। उसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग में भी हमारा रिसर्च बढ़े, जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उसमें रिसर्च बढ़े। साथ ही जैसे आपका जो पल्सेस का आत्मनिर्भरता वाला जो स्कीम है उसमें एक खास आपने अगर नोटिस किया होगा और या देखा होगा तो उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है पल्सेस में बढ़ाने के लिए सरकार उसके ऊपर भी ध्यान देगी कि हम उसके प्रोटीन कंटेंट को कैसे बढ़ाएं। तो हमें जो जैसे मैंने शुरू से बताया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें एक तो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है वो बढ़ाना है, और साथ ही हमारा क्लाइमेट रेजिलियंस से भी फाइट करना है हमें, और किसान की आमदनी भी बढ़ानी है, साथ ही जो कंज्यूमर है उसको भी अफोर्डेबल, मतलब सभी चीज़ें बैलेंस चले उस हिसाब से। ये मैं मानता हूँ कि काफ़ी कुछ इसमें उसी लाइन पे है। अनुसंधान की बात हुई डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हमें जैसे अभी हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर असर पड़ रहा है कि हमारी खेती पे, इसमें जिक्र हुआ जीन बैंक का बजट में। तो जीन बैंक तो कृषि में भी जीन बैंक है हमारे, तो कृषि के जीन बैंक पे क्या प्रभाव रहेगा इस बजट का? आपने सही कहा। बेसिकली जो जीन बैंक होता है वहाँ पे सारे जो हर एक डिफरेंट क्रॉप्स के जो जर्म प्लाज्म होते हैं, चाहे वो वाइल्ड वैरायटी हो चाहे जो आज के डेट में वैरायटी बन चुके हैं जो वाइल्ड लाइन से, वो सारे वहाँ पे रखे जाते हैं। और ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उसके एक नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये जीन बैंक एग्जिस्ट करता है और जिसकी कैपेसिटी करीब 10 लाख है। इसी तरह का एक जीन बैंक बनाने की बात की जा रही है जो कि एक सेफ्टी जीन बैंक के रूप में भी होगा। और इस जो जीन बैंक है इसका ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने क्लाइमेट के लिए कहा, को जो ड्रॉट है या फ्लड है, इससे रिलेटेड जो जीन्स हैं वो हमारे वाइल्ड लाइन्स में पाए जाते हैं और वहाँ से, इसीलिए भावी फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए इस तरह की व्यवस्था बहुत जरूरी है। और उसी को ध्यान करके ये निर्णय लिया गया है कि इस योजना का कि एक नई जीन बैंक स्थापित की जाएगी। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला पल्सेज का, जब मैंने शुरू में भी बोला था कि ये सर्वांगीण विकास की बात है। देखिए हमारा देश वेजिटेरियंस है, यहाँ पे प्रोटीन के लिए मोस्टली हम दलहन जैसे जगह चीज़ों पे करते हैं, इसीलिए दलहन में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। दलहन मोस्टली हम ही उगाते हैं, तो अगर दलहन में हमारा कोई शॉर्टफॉल है तो हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने ये भी सुनिश्चित किया है कि नेफेड और NCC हमारे किसान भाई जो भी दाल उगाएंगे उसका प्रोक्योरमेंट कर लेंगे। तो ये जो आत्मनिर्भरता दलहन में है इसको इस एंगल से भी देखना है, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, हमने रिसेंट ईयर्स में दलहन में अच्छा ग्रोथ किया है, लेकिन अगर आप गौर करके देखेंगे तो वो मोस्टली जो ग्रोथ था वो एरिया ड्रिवन ग्रोथ था, उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं था। एक और मिशन खुल गई है जो हाई यील्डिंग सीड्स पे। ये जो हाइब्रिड वैरायटी है, किसी भी अच्छे फसल के लिए जो सीड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो ये जो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो है वो बहुत कम है, इसको और अच्छा करना पड़ेगा। इसके लिए एक कंप्लीट मिशन ही जो है कि हाई यील्डिंग सीड्स पे दिया गया, सो दैट कि उसका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को जो अच्छी गुणवत्ता वाली सीड जो है किसानों को अवेलेबल हो। और गुणवत्ता वाली सीड अवेलेबल होगी तो नेचुरली जो है यील्ड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फार्मर्स की वेलफेयर बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये बजट सर्वांगीण विकास के लिए है। जो हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, आते हैं बाजार में, बिक गए, नहीं बिके, खराब हो गए, तो प्रसंस्करण की हम बहुत दिनों से बात करते आ रहे हैं कि प्रसंस्करण करके रखो ताकि उनकी लाइफ लंबी हो जाए, ज्यादा देर तक हम इस्तेमाल कर सके। इससे किसान का भी फायदा है और जो इस्तेमाल करेगा यानी उपभोक्ता उसका भी फायदा है। तो इस बजट में उस पर भी चर्चा हुई है, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए डॉक्टर साहब ने जैसे पहले ही बताया, देखिए इस चीज में क्या है कि कनेक्टेड चीज है, हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके आनी पड़ेगी और इंटीग्रेटेड अप्रोच इस बजट में दिख रही है। और एक जगह पे जहाँ पे धन धान्य योजना की जो बात कही गई है वहाँ पे उसमें कन्वर्जेंस की बात की गई है। हर सेक्शन का, हर डिपार्टमेंट का, हर स्कीम का कन्वर्जेंस हो ताकि जो फार्मर हैं उनको अच्छे से फायदा हो, चाहे वो प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो चाहे वो उसके ट्रेड से रिलेटेड हो। हम उस चीज को, जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो उसमें एक जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक व्यवस्था की गई है, मतलब उसमें भी एक प्रोविजन है कि जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है उनको एयर कार्गो से भी लेके जाने की प्रोविजन है। साथ ही जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कि जब हम प्रोसेस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होता है कि
प्रोसेस करके और अब आप या तो डोमेस्टिक मार्केट में यूज करोगे या इंटरनेशनल में लेके जाओगे। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में जहाँ पेरिसेबिलिटी उनकी कम है, मतलब हाईली पेरिशेबल है, सॉरी जल्दी खराब हो जाते हैं, हमें प्रोसेस करके और उसको अच्छे दाम मिले, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए, उसकी क्वालिटी बढ़े, तो उसके लिए सारे प्रोविजन किए गए हैं। और साथ ही उसमें जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए या प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए रिसर्च की भी बात की गई। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे जो किसान हैं वो मछली उत्पादन और डेयरी का काम भी करते हैं, तो इसके लिए क्या खास है बजट में? देखिए, पशुपालन और मत्स्य विकास का इस गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है। तो जैसे मत्स्य संपदा योजना है, उसके ऊपर भी इनका एलोकेशन मतलब बढ़ा है। साथ ही जो मतलब उसका जो प्रोसेसिंग है और उसके साथ में जो ड्यूटीज है और टैक्सेस है, जो फ्रोजन फिश है उसके ऊपर टैक्सेस को कम किया है, सो दैट जो प्रोसेस प्रोडक्ट है वो बाहर भेज सकें, उसको बढ़ा सके। और इसके साथ ही स्टॉक में जरूरत होती है क्रेडिट की, तो उसके लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ाई है। जैसे जो 3 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा के 5 लाख किया गया है। डॉक्टर साहब, कॉमन सर्विस सेंटर की तर्ज पे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस हैं, क्या उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर है तो किस तरह से? देखिए, ऐसा है कि उसमें एक घोषणा की गई है कि जो 1.5 लाख हमारे रूरल पोस्ट ऑफिस है उनको एक लॉजिस्टिक हब के रूप में यूज किया जाए, और जो पोस्ट ऑफिस वो जो अनुसंधान और उसके बीच में कनेक्ट करें, ब्रिज का काम करें, उनकी भी कृषि के विकास में भागीदारी हो। जो हमारा पिछला बजट था और जो अब बजट आया है, किस तरह का अंतर आप देखते हैं? इस सरकार की सतत प्रयास है कि कृषि क्षेत्र के प्रति डेवलपमेंट हो, जिस तरह से भी हो। ओवरऑल इकोनॉमी में कृषि की प्रधानता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसमें काफी इजाफा किया गया है, और ये जो क्लियर कट कहा गया है कि हम इस पे जोर देंगे, और खास करके ये एक स्पेशल एम्फेसिस अंडमान निकोबार आइलैंड पे देंगे, और यूरिया का एक प्लांट खोला जाएगा आसाम में। आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस लोकेशन में खोला जा रहा है, तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, वो लोकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ जो रॉ मटेरियल चाहिए वहाँ एडजस्टेड है। जो आप रूरल प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं, जहाँ पे ये कहा गया कि स्किलिंग करके शुरू में ही हमने शुरू किया कि गरीब, अन्नदाता, यूथ और नारी, ये सबके लिए एक परियोजना है, और सारे इन एंड अराउंड एग्रीकल्चर है। बजट को हम यही कह सकते हैं कि एक दिवाली का उपहार है किसानों के लिए, और उस क्षेत्र में काम करने के कारण हमें इस बजट से बहुत प्रसन्नता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के अन्नदाता, नारी और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इससे बहुत प्रसन्न होंगे, युवा भी इससे बहुत प्रसन्न होंगे। डॉक्टर साहब, कुल मिला के आप दोनों से जो बातचीत हुई है उसमें यही आया कि समग्र विकास के लिए देश के ये बजट बहुत अच्छा होने वाला है, किसानों के खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। डॉक्टर गिरीश कुमार जी, डॉक्टर प्रेमचंद जी, आप पर चर्चा में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी बजट के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये परिचर्चा। विषय था अंतरिम बजट 2025-26 में कृषि और किसान। विशेषज्ञ थे डॉक्टर गिरीश कुमार झा, प्रधान वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्र संभाग, पूसा, नई दिल्ली से, और साथ ही दूसरे विशेषज्ञ थे डॉक्टर प्रेमचंद, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान, नई दिल्ली से। और इस परिचर्चा का संचालन कर रहे थे नरेश पराशर। और निरंकार कितनी सारी जानकारियां जो है हमें विशेषज्ञों से इस परिचर्चा के दौरान मिली कि ये जो बजट है ये किस तरीके का बजट है, क्यों ज़रूरी है, कौन कौन सी योजनाएं सरकार लेकर आ रही है। सीसी की किसान क्रेडिट कार्ड CCK की बात इसमें की गई, धन धान्य योजना के बारे में बताया गया, फसल का जो विविधीकरण करने के बारे में जो सरकार सोच रही है उसके बारे में बातचीत करते हुए, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए जो हम कदम सरकार जो उठाने वाली है, जिसमें 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करने वाली है, इन सभी के बारे में जानकारी दी। बिल्कुल विस्तार से परिचर्चा में जिक्र किया गया इन सभी चीज़ों का, और ख़ास तौर पर इन्होंने ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखते हुए 10 व्यापक क्षेत्रों में बजट उपायों का ऐलान किया गया है, जिसमें कृषि में विकास और ग्रामीण समृद्धि को खास तरजीह दी गई है। वित्त मंत्री ने जो विकास की यात्रा, भारत की विकास यात्रा का जो इसको इंजन करार दिया है कि ये प्रथम इंजन है जिससे कि हम आगे बढ़ेंगे कृषि के क्षेत्र में। और जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत की गई है, इसमें कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है जी, जिसमें जैसा कि आपने जिक्र किया, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने, फसलों के विविधता लाने और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने
पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋणों की उपलब्धता बढ़ाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, जिसमें बहुत सारे किसानों को लाभ मिलेगा। ये प्रस्ताव है आने इस बजट में जो कल वित्त मंत्री जी ने जिसकी घोषणा की है। जी, और ये सब तो विशेषज्ञ की राय थी, हमारा मानना था, लेकिन किसानों के लिए जो ये बजट आया है निरंकार, उनके इस बारे में क्या विचार हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश सहनी है। मैं बिहार दरभंगा जिला से हूँ और मैं पिछले काफी दिनों से मखाना की खेती और उसके प्रसंस्करण में काम कर रहा हूँ। अभी मैंने सुना है बजट बहुत अच्छा लगा, जिसमें हमारे लिए मखाना बोर्ड का गठन करने की बात हुई है और होगा। इससे हम लोग को बहुत खुशी है। मखाना उत्पाद और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा और मखाना को तो खासकर बढ़ावा मिलेगा ही। इससे बेहतर मुनाफा भी होगा, हमें बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे और आगे और अच्छा हम अपना काम कर पाएंगे इससे। और साथ ही राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान का भी गठन होगा। इससे जो वैल्यू प्रोडक्ट है मखाना का, हम लोग उसमें भी काम कर पाएंगे आगे। इससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा। जो कृषि के लिए तो और भी कुछ दिया है, लेकिन खासकर मैं मखाना की बात करूं क्योंकि मैं मखाना में ही काम कर रहा हूं, तो हमारे साथ और भी जो मखाना काम करते हैं, मखाना किसान है, उसके लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं सरकार का इसके बहुत सराहना करता हूं। मेरा नाम दिननारायण सिंह है, ग्राम दुगरा, पोस्ट दुगरा, जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आज सरकार ने अपना बजट पेश किया है और इसमें किसानों का मुख्य चीज जो आर्थिक निर्भरता का सरकार ने दिया है। पहले 3 लाख था किसान क्रेडिट कार्ड पर, किसान ने 3 लाख से आज 5 लाख कर दी है, जिससे किसान को ज्यादा राहत मिलेगी किसानों की अपनी कृषि संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करने में। और उसके साथ साथ कृषि गोदाम के लिए किसानों को लिए सरकार दे रही है। इसमें जो किसान अपनी खेती करते जो उपज होता है, इसमें व्यवस्थित किसान रख नहीं पाते हैं, इसलिए सरकार ने भंडारण के लिए उस पर छूट दी है। भंडारण करने के लिए किसान अपने जो भी उपज बढ़ाएंगे उसको भंडारण में रख सकते हैं। दूसरी चीज, खेती संबंधित जो आवश्यकताएं होती हैं, पाइप और स्प्रिंकलर चलाना, रिंगन चलाना पानी के लिए, उसमें सरकार 50% से 90% छूट दे रही है। और उसके साथ साथ बीजों पर भी सरकार ने जो दिया है बहुत अच्छा काम किया है, जिससे किसान का विकास होगा। जब तक किसान का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि किसानों की खेत खलिहानों से होकर देश का विकास होता है। आज के बजट को मैं स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं इसी तरह किसानों को सरकार ने आत्मनिर्भर बनाए रखें, जिससे किसानों की आत्मनिर्भर बने। जय हिंद, जय भारत। तो निरंकार, ये तो थे हमारे किसान भाइयों के विचार कि ये बजट उनके लिए किस तरीके से अच्छा होने वाला है, किस तरीके से उनको फायदा पहुंचने वाला है। अपनी प्रतिक्रियाएं इन किसानों ने दी, क्योंकि हर वर्ग ये सोचता है कि हमें इसमें क्या लाभ होने वाला है, और हर वर्ग की नज़र कल बजट पर थी, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे वो किसान हैं। तो किसानों ने भी अपनी उम्मीदें जगाई थी और उस पर ये अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि ये जो बजट आया है सरकार द्वारा जो पेश किया गया है, जो भी प्रस्ताव किसानों के लिए या खेती बाड़ी के लिए दिए गए हैं, वो सभी फलीभूत हों और किसानों की आय जो है वो निरंतर बढ़ती चली जाए। और किसान अब देखेंगे कि इसका कितना लाभ बजट का सरकार को से जो बजट बना गया है उससे उनको मिलने वाला है। और अब हमारे कार्यक्रम का भी समय समाप्त होने वाला है। बिल्कुल, तो अपने सुनने वालों से लेते हैं इस वादे के साथ विदा की फिर उनसे होगी मुलाकात और लेकर आएंगे ढेर सारी नई नई जानकारियां। तो इजाजत दीजिए हमें आज के इस कार्यक्रम से, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।